स्ट्रेट लाइन में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बहुत कुछ स्ट्रेट लाइन में पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है, ऑर्थो सेंटर वगैरह, इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ देखी थी। हमने ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे, सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे और सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्वेश्चन भी कर लिया था। एंड वेरी मैनी थिंग्स हो चुकी हैं। अच्छा, अभी देखिए मैं बता रहा हूँ आपको सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे एंड सर्कम रेडियस। अरे आप तो कहेंगे मैं तो बता चुका हूँ। देखिए जो मैंने तरीका बताया था आपको सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस निकालने का, वो तरीका जो वैलिड था किसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि देखिए आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है कुछ इस प्रकार। आपके सामने ये है ए, ये है बी एंड दिस इज अ सी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी राइट एंगल का केस आएगा, राइट एंगल का केस आएगा, जो सर्कम सेंटर होगा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब मैंने आपसे कहा था कि जो राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी क्या है आपके सामने, हाइपोटेनस है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। दूसरी चीज एंड सेकंड चीज आपके सामने क्या हो जाएगी, दिस इज जस्टर, आई वाज फाइंडिंग जस्टर। तो दूसरी चीज देखिए आपके सामने क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में केस क्या होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में एवरीथिंग कोइंसाइड। एवरीथिंग कोइंसाइड का मतलब सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर आर एट सेम पोजीशन। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। दिस इज आवर ट्राइंगल एबीसी। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, जिसकी ऑल साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी होती है। इस केस में अवर सर्कम सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, सॉरी सेंट्रॉइड है ना, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड क्या होते हैं, सबका कोऑर्डिनेट सेम आता है। अब बताइए इस तरह की यदि ऐसी परिस्थिति है और यदि मान के चलिए कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, राइट एंगल नहीं है, तो सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमने अभी तक आप इस तरीके को नहीं पढ़ा, तो चलिए देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट सर्कम सेंटर व्हेन आवर ट्राइंगल इज नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आवर ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे सामने दिया है द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल आर दिस एंड हमें फाइंड आउट करना है सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस। अच्छा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ट्रायंगल के साइड्स की लेंथ निकाल लीजिए, वहां से दो केस चेक करेंगे। यदि सबके साइड्स इक्वल आ रही हैं इसका मतलब इक्विलेटरल है, तो बहुत आसान है, आप सेंट्रॉइड निकाल दीजिए। सेंट्रॉइड बताया ना, समीशन एक्स आई डिवाइड बाई 3 समीशन वाई आई डिवाइड बाई 3। और या फिर मान के चलिए राइट एंगल ट्राइंगल आए तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट निकाल दीजिए। यदि ये इक्वल नहीं आती तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं। आवर ट्राइंगल इज A 0,1, B 2,3 एंड C 3,5। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए बी लेंथ क्या है। चलिए ए बी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपके सामने ये क्या आएगा, दिस विल कम एज अ 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4, दैट इज नथिंग बट अ √8। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं बीसी लेंथ। बीसी लेंथ क्या है, यहाँ पर बीसी लेंथ है आपके सामने 5 माइनस 3, देखिए सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो देखिए क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा आपके सामने, ये आएगा 1 का होल स्क्वायर 1 एंड 5 माइनस 3 इज 2, 2 का होल स्क्वायर 4, ये आ गया √5। अब देखिए फाइंड आउट करते हैं एसी लेंथ क्या है। एसी लेंथ क्या है आपके सामने, फिर से वही लगाएंगे हम, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस दिस इज अ 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा बताइए आपके सामने, 3 3 जा 9, 5 माइनस 1 4, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू √25। √25 इज नथिंग बट अ 5। तो देखिए हमने यहाँ से देखा कि ए बी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू बी सी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ए सी वैल्यू, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। और दूसरी चीज क्या बताया, हाइपोटेनस सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल चेक कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ साइड का सम, किसी भी दो साइड की स्क्वायर का सम इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो चलिए स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर क्या होगा, √8 का स्क्वायर 8 होगा, ठीक है, √5 का स्क्वायर क्या होगा
5 होगा, √25 का स्क्वायर 25 होगा। सम करिए इन दोनों को, क्या सम करेंगे तो क्या आएगा, 13 इज इक्वल टू 25 होता है, नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आपके सामने, इट मीन्स दैट कि आपके सामने ये हाइपोटेनस के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अब हमें कुछ नए तरीके सीखने होंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल व्हेन ऑल साइड्स आर नॉन इक्वल एंड इट इज आल्सो नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए, आपको मैंने एक कंडीशन बताई थी कि सर्कम सेंटर के केस में जो सर्कम सेंटर होता है ओ, सर्कम सेंटर क्या होता है, ओ होता है। तो सर्कम सेंटर क्या होगा, जो एक ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टाइसेस को टच करके जाएगा। तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC होता है, विच इज इक्वल टू R। R क्या होता है, सर्कम रेडियस होता है। OA OB OC इक्वल होते हैं। तो चलिए अब हमें यही करना है। तो लेट मान लीजिए कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ O है वो है x, y। तो चलिए अब क्या होगा, OA की वैल्यू निकालते हैं। तो हाउ टू फाइंड आउट दी OA की वैल्यू। मान लीजिए क्या है, x, y। इसका मतलब ये है कि वही आप लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, पढ़ चुके हैं 10th में भी, और मैंने आपको पिछली की वीडियो में बताया था। सॉरी। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपके सामने y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। चलिए सही है ना, मैं वही कर रहा हूँ ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर देख लीजिए ध्यान से, एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके सामने कौन सी वैल्यू आ गई, OA की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OB। OB की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिए x2y का लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो देखिए OB की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम OC की वैल्यू। सॉरी अगेन, थोड़ा कफ है। ठीक है, यहाँ से आपके सामने क्या हो जाएगा, आपके सामने OC की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड देन y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आपके सामने OA OB OC तीन चीज की वैल्यू आ गई। एंड नाउ आई एम इरेजिंग इट। अपना ये ट्राइंगल का काम खत्म हो गया। अब हमें क्या लगाना है, कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या है, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R, R इज द सर्कम रेडियस। तो अब क्या करेंगे आप, OA एंड OB को इक्वल कर दीजिए। OA एंड OB को इक्वल करेंगे तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, OB को मैं देखिए लिख रहा हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिखूंगा तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 4y। ठीक, यहाँ पे देखिए y माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, आई विल हैव टू इरेज इट। आप इसको नोट डाउन कर ले, मुझे ये से इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके, सॉरी यहाँ पे x आएगा, वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर x आएगा। ठीक है, y का स्क्वायर प्लस 9 माइनस ऑफ 3 2 जा 6y इज इसका अंडर रूट। अब आप क्या करेंगे, अंडर रूट है इधर साइड, और LHS में भी अंडर रूट, RHS में भी अंडर रूट। तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। आई थिंक एवरीथिंग इसको यहाँ पे फिर मैंने y लिख दिया, दिस इज विल बी x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे आपके सामने इक्वेशन क्या आएगी, देखिए 4x को आप इधर ले आइए, 6y को इधर ले आइए, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 4 प्लस 9 इज नथिंग बट 13। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए एक्स वाई में आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आप OB और OC को इक्वल कर लीजिए, या फिर आपको जैसा कंफर्टेबल लगे OA और OC को इक्वल कर लीजिए। तो वही हम करेंगे। अब देखिए हम कर रहे हैं OA एंड OC को इक्वल करने वाले हैं नाउ। तो यदि हम OA एंड OC को इक्वल करेंगे तो देखिए डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, मेरे साथ देखिएगा आप, आई एम राइटिंग डायरेक्ट, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू, ये देखिए आपके सामने अलग है, इसको मैं अलग कर देता हूँ, दिस इज डिफरेंट। यहाँ से देखिए आपके सामने क्या हो जाएगा, ये OC की वैल्यू देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। आई विल हैव टू इरेज द OA बिकॉज अब यहाँ पे देखिए OA लिख चुके हैं, तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा अब। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फिर वही लगाएंगे, आप क्या करेंगे कि बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे।
नाउ बोथ साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपके सामने आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस this is a 9 minus 6y. Again this will be x, again I have written wrong, this will be the x, and this is a x plus y square plus 25 minus 10y. यहाँ से आप कीजिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट कीजिए, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट कीजिए एंड मेक द इक्वेशन आप बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले 6x को आप उठा के इधर ले आइए, ठीक है। 6x को ले आएंगे आप इधर साइड और यहाँ पे क्या करेंगे -10y को इधर ले आएंगे तो -10y क्या हो जाएगा आपके सामने +8y हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 9 है, इधर पे 1 है एंड वॉट एवर, देखिए यहाँ पे शायद 1 भी था, हमने यहाँ पे 1 पे ध्यान नहीं दिया आई थिंक। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सामने दिस विल बी 12। यदि ये 12 हो जाएगा तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपके सामने x + y = 3, ये आपके सामने इक्वेशन आएगी। क्या करेंगे यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे एंड डिवाइड बाय 12 कर देंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 1 है, इससे हम 8 हो जाएगा एंड वी विल सम इट, इसको आप सम करेंगे तो 25 + 8 क्या होता है आपके सामने, दैट इज इक्वल टू 33। आपके सामने देखिए दिस इज आवर 2 इक्वेशन एंड आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आती है x दी वैल्यू आती है आपके सामने -9/2 एंड दिस विल बिकम एज अ -9/2 एंड y की वैल्यू आएगी आपके सामने 15/2। दिस विल बी द 2 वैल्यूज। ओके तो ये देखिए आपके सामने ये क्या हो गया, सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आपको सरकम रेडियस निकालना है, तो आप किसी भी में क्या करेंगे OA फाइंड आउट कर लीजिए। OA सबसे ईजी था तो OA फाइंड आउट कर लेंगे आपके सामने। तो OA का इक्वेशन क्या आया था x² + y² + 1 - 2y। आप इसको सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी कम इक्वल टू r एंड दैट क्या हो जाएगा आपके सामने सरकम रेडियस हो जाएगा। चलिए अब हम स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि TRIANGLE, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अब पढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपने बचपन में क्या पढ़ा होगा, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो सबको पता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन ट्रायंगल का एरिया हम तब फाइंड आउट करेंगे जब हमें क्या दिए हैं, वर्टाइसेस दिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है यार, देखते हैं वर्टाइसेस के केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स सपोज वी हैव एनी ट्रायंगल ABC। ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2, y2, सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x3, y3। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दिस केस। तो सब कुछ फाइंड आउट करने के बाद, बेस हाइट से फाइंड आउट करने के बाद जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनकर आता है वो आता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब कई लोग देख के ये परेशान हो गएंगे यार ये कैसे आया। अभी इसलिए मैं आपको बेस से नहीं बता रहा हूँ, बेस एंड हाइट से, क्योंकि आपको ये डिटर्मिनेंट अभी आप नहीं जानते। तो देखिए ये जो ट्रायंगल का एरिया आता है वो किस फॉर्म में आएगा आपके सामने, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं आप ये देखिए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेंगे आप क्लास 12th में आपका एक मैट्रिक्स चैप्टर है, उसके बाद डिटर्मिनेंट चैप्टर है। डिटर्मिनेंट चैप्टर में आपको कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट ये सिखाया जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, कोनिक पढ़ना है, तो बार बार एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा कोऑर्डिनेट्स देकर और हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए हम सीख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ये क्या है फर्स्ट रो है ना, दिस इज अ फर्स्ट रो, दिस इज अ फर्स्ट रो, ये रो 1 होती है, आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये क्या होती है कॉलम 1, ठीक है। मैं फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपांड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं। देखिए फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपांड कर रहा हूं, तो जब मैं फर्स्ट रो को के किस कोऑर्डिनेट को ले रहा हूं, मैं पहले एलिमेंट को, जब 1 को ले रहा हूं तो आप पहले 1 को लिया। देखिए जब मैं 1 को पकड़ूंगा ना तो पहले रो को भूल जाओ, पहले कॉलम को भूल जाओ, जिसको पकड़ रहा हूं उसके करस्पॉन्डिंग रो को भूल जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को भूल जाओ। बचा कौन, बच्चे ये लोग बचे। तो चलिए लिख दीजिए इन लोगों को, क्या हो जाएगा ये x2 y2 x3 y3, ठीक है।
जब सेकंड एलिमेंट पर पहुंचते हैं तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि सेकंड एलिमेंट पे जब हम पहुंचते हैं तो माइनस का सिग्नेचर लगता है। तो सेकंड एलिमेंट लिखा है तो अब देखिए क्या करेंगे आप, माइनस लिख दीजिए। सेकंड एलिमेंट क्या है, x1 है, ठीक है। आई विल हैव टू रिमूव इट फॉर लिटिल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट में माइनस लिखा। अब जब सेकंड एलिमेंट लिया है तो इसके करस्पॉन्डिंग दूसरी कॉलम है, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है, सेकंड कॉलम है और फर्स्ट रो है, भूल जाइए। तो बचे कौन से एलिमेंट उनको लिख दीजिए, 1 बचा, y2 बचा, 1 बचा एंड y3 बचा। अब आप बताइए, अब हम देख रहे हैं थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है, y1 है। तो देखिए आपको सेकंड वाले केस में माइनस लगाते हैं, जब हम सेकंड एलिमेंट को टच करते हैं तो माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए थर्ड वाला एलिमेंट मैंने लिखा y1 लिखा। जब y1 को टच करूंगा ना तो y1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा रो है, फर्स्ट रो है। y1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है। कौन सा है, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो बचा कौन 1 1 x2 एंड x3। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो मैंने मैट्राइसिस लिखी है, मैट्राइसिस का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये बहुत सिंपल है। देखिएगा आप, मैं जो इसको लिखूंगा, यू विल फील वेरी इजी। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, वेरी सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे, x2 y3 माइनस y2 x3, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया आपको, कैसे करेंगे, x2 y3 माइनस y2 x3। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, y1 इंटू वन, सॉरी y3 इंटू वन y3 एंड 1 इंटू y2, दिस इज अ y2। एंड आप देखिए यहाँ पर थर्ड एलिमेंट को देख लेते हैं, तो y1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे आप x3 किए, x3 इंटू वन, फिर उसके बाद जब आप दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में माइनस लगाना पड़ता है, याद रखेंगे। दूसरे को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लगाना पड़ता है, यहाँ पे हो जाएगा x2। तो ये है आपका सबसे बेसिक तरीका एंड ये इम्पॉर्टेंट तरीका है। आपको मैं एक अल्टरनेट तरीका भी बताता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का, जिसे मैं इजी सवाल के लिए इस्तेमाल करता हूँ। नहीं तो जनरली मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जब कभी भी केवल एरिया की बात करता है, बाकी कुछ नहीं पूछता है, यदि एरिया के अलावा कुछ नहीं पूछ रहा ट्रायंगल में, केवल एरिया की बात कर रहा है, तो उस केस में एक और तरीका है आपके सामने। चलिए देखते हैं, व्हाट इज दैट मेथड, व्हाट इज दैट ट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, अगेन आई एम मेकिंग द ट्रायंगल, सॉरी, दिस इज अ ट्रायंगल हैविंग कोऑर्डिनेट a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं इस डेल्टा से, ये डेल्टा सिग्नेचर होता है, इज इक्वल टू 1/2 लिखेंगे। एंड पहले कौन है, a फिर b फिर c, तो आप क्या लिखेंगे, तो देखिए जो जिसको आप पहले लिख रहे हैं उसको आप ध्यान रखेंगे, क्या है ये, x1 y1, फिर किसको लिख रहे हैं, x2 y2, फिर किसको लिख रहे हैं, y2, x3 y3। आप यहाँ पर x3 y3 भी लिख सकते थे इसके पहले, और x2 y2 भी लिख सकते थे, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जिसको पहले लिख रहे हैं वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसको पहले लिख रहे हैं, x1 y1 को, इसको फिर आप लिखेंगे यहाँ पर वापस से, तो फर्स्ट लाइन में लिखेंगे और लास्ट लाइन में लिखेंगे। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, ऐसे ऐसे वे एंड ऐसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या है, x1 y2 प्लस x2, देखिए प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का साइन लगता है, इस वाले तरीके में क्रॉस का मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का साइन लगता है, तो ये हो जाएगा x2 y3 प्लस x3 y1, ठीक। यहाँ पे लगाइए ब्रैकेट, पहला क्रॉस तो अपना कंप्लीट हो गया, ठीक। तो इस क्रॉस को जस्ट हम रिमूव कर देते हैं। अब हम करेंगे नीचे से स्टार्ट, पहले क्या किया, ऊपर से स्टार्ट, अब नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो नीचे से क्रॉस करेंगे, नीचे से क्रॉस करेंगे, ऊपर से हो गया, अब जब नीचे से करेंगे तो बीच में लगाना पड़ेगा माइनस, माइनस लगाएंगे, देखिए x1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x3 y1, तो ये तरीका है, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा, क्रॉस करना है, याद रखना है कि आपने पहले किसको लिखा, उसके बाद लाइन से लिखिए, फिर लास्ट में आपको पूरा गोला घूमना है, वापस उसी पे आना है। देखिए x1 y1। अब देखिए मैंने आपको ये क्यों बताया है, आपको n नंबर ऑफ पॉलीगन्स का एरिया निकालना है,
n नंबर ऑफ पॉलीगन्स का मतलब ये है कि मान के चलिए 4 नंबर ऑफ पॉलीगन्स है 4, ठीक है। 4 का मतलब यहाँ पे कि आपका कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। 5 में आपका क्या बन जाता है, कोई पेंटागन, 6 में बन जाता है हेक्सागन, और सभी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब ऐसे केस में एरिया कैसे निकालें, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है काफ़ी लोगों को। कुछ लोग ऐसे लाइन खींचते हैं, इसका आधा एरिया निकालते हैं, फिर कन्फ्यूज़न होते हैं, ट्रायंगल बना बना के करते हैं, जिस कारण से बहुत लेंदी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। एन नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स में यदि आपके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो चलिए मान लेते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक हेक्सागन है, हेक्सागन है जिसके क्या होते हैं 6 साइड होते हैं और 6 वर्टाइसेस होती हैं, ठीक है। तो आपके सामने मान लीजिए ए x1 y1, ये क्या है बी x2 y2, सी क्या है x3 y3, एंड डी क्या है x4 y4, एंड ये मान लीजिए आपके सामने है x5 y5, एंड f क्या है आपके सामने x6 y6। ऐसे केस में यदि मैं आपसे पूछ लूं कि प्लीज टेल मी द एरिया ऑफ दिस हेक्सागन, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना कि आप इसको यहाँ से लाइन बनाएं, यहाँ से लाइन बनाएं, इसका अलग निकालें, उसका अलग निकालें, स्क्वायर का अलग निकालें, बहुत लेंदी पड़ जाएगा। आप ध्यान रखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने का इसका जो सिंपल तरीका होता है, अभी जो मैंने आपका ट्रायंगल का सेकंड मेथड बताया था, वही तरीका पॉलीगन के लिए ऑलवेज एप्लीकेबल है। देखिए वो क्या है, आप x1 से स्टार्ट कीजिए, x1 ए से स्टार्ट कीजिए, ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, ठीक है। उसके बाद x2 y2 लिखिए, उसके बाद आप लिखिए x3 y3 लिखिए, आफ्टर दैट आप लिखिए यहाँ पर x4 y4, ऐसे आप लिखते जाइए x6 y6, और लास्ट में जिससे स्टार्ट किया था उसे भी लिखना है, जिससे स्टार्ट किया था उसे भी लिखना है, तो यहाँ से हो जाएगा x1 y1, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके सामने हो जाएगा एरिया ऑफ एन साइड ऑफ पॉलीगन। क्या करेंगे आप इसको सॉल्व करने के लिए, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से सभी एलिमेंट्स का, इसको x5 y5 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर से माइनस, बीच में माइनस लगा के नीचे से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे और सबको ऐड करते जाएंगे। तो देखिए एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, सिंपल आइडिया। क्या करेंगे आप x2 x1 y1 करेंगे, x1 y2, फिर x3 y3 x3 y3, इस प्रकार आप आगे ऐड करते जाएंगे तो आपका और नीचे से ऊपर से हो जाएगा। फिर बीच में माइनस लगाएंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्या हो जाएगा x1 y6 प्लस यहाँ से इसको करेंगे तो x6 y5, इस प्रकार आप करते जाएंगे। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं एन साइड ऑफ पॉलीगॉन का एरिया। आपके मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, केवल ट्रायंगल का आएगा, कभी कभी पॉलीगॉन का एन साइड ऑफ पॉलीगॉन का भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप बेसिकली आप केवल किसका याद रखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वाला मेथड याद कर लीजिए या सेकंड वाला याद कर लीजिए, दोनों से एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, दोनों से ही बहुत सिंपल रहता है, ठीक है। चलिए अब हम मूव ऑन करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद हम मूव ऑन करते हैं कंकरेंट लाइन। क्या है कंकरेंट लाइन, देखिए मैं आपको बताऊं, यदि कंकरेंट लाइन के क्वेश्चन मेंस में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, कंकरेंट लाइन के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मेंस में पूछे जाते हैं, वो क्यों, इसकी एक स्पेशलिटी होती है। क्या होती है कि जब 3 लाइन एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, 3 लाइन एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, दैट इज कॉल्ड द कंकरेंट पॉइंट, कंकरेंट लाइन कहलाती है। तो तीनों लाइनें क्या कहलाएंगी, कंकरेंट लाइन। मान लेते हैं कि जो पहली लाइन की क्वेश्चन क्या है आपके सामने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी लाइन की क्वेश्चन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तीसरी लाइन की क्वेश्चन a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। लाइन की क्वेश्चन लिखना आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, आई आल्सो हैव रिमेंबर्ड कि मैंने भी 9th में पढ़ा था। लाइन के क्वेश्चन आपको पता है ना कैसे लिखते हैं, दिस इज इन एक्स वाई प्लेन में लाइन की क्वेश्चन इस प्रकार लिखी जाती है। तो देखिए मान लेते हैं कि तीन लाइन है और 3 लाइन जो हैं वो एक ही पॉइंट से जा रही हैं, तो तीनों लाइन क्या कहलाएंगी, कंकरेंट लाइन कहलाएंगी, और दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ कंकरेंट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या बनती है, आपके सामने पॉइंट पूछेगा तो बहुत आसान है, किसी भी 2 लाइन को सॉल्व कर लीजिए, किसी भी लाइन 1 मान लेते हैं ये है, लाइन 2 बोलेगा तो ये है,
पॉइंट पूछेगा कि नहीं भी 2 लाइन को सॉल्व कर लीजिए, मेंस है, हलवा नहीं है, इसलिए आपके सामने पॉइंट नहीं पूछेगा। आपके सामने बेसिकली यहाँ पर ए की कुछ वैल्यू दी रहेगी, बी की कुछ इक्वेशन होगी, B3 की कुछ इक्वेशन होगी, आपसे अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू पूछेगा। उसके लिए आपको यहाँ ये कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। आप क्या करेंगे, आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 कोफिशिएंट्स जो होंगे आपके सामने, A1 x का कोफिशिएंट क्या है, A1 y का कोफिशिएंट क्या है, B1 C इज अ कांस्टेंट, C इज अ कांस्टेंट, C इज अ कांस्टेंट, तीनों में अपना C कांस्टेंट है। B3 B2 B1 y के कोफिशिएंट, A3 A2 A1 x के कोफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप x के कोफिशिएंट लिख दीजिए, y के कोफिशिएंट लिख दीजिए और लास्ट में कांस्टेंट लिख दीजिए। क्या करना है, पहले कॉलम में x के कोफिशिएंट, फिर y के कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना अभी मैंने आपको बताया था। देखिए आपका ये क्या है, आप जब क्या देख रहे हैं, किसी एक आप मान लेते हैं रो 1 के अबाउट एक्सपांड कर रहा हूँ। अभी मैं आपके सामने रो 1 के अबाउट ही बताऊंगा, क्योंकि आपने डीपली डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है, इसलिए रो 1 के अबाउट बता रहा हूँ। रो 1 कौन सी है, ये वाली है। देखिए रो 1 के पहले एलिमेंट को पकड़िए, पहले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कौन सी रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो A1 को लिखिए, उसके बाद क्या करेंगे, बचा कौन, तो A1 के करस्पॉन्डिंग है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनको भूल जाइए। बचा कौन है, B2 C2 B3 एंड देन C3। उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट देखिए, दूसरा एलिमेंट क्या है आपके सामने, B1। एक चीज बताई थी, जब आप दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो क्या लगाते हैं, माइनस का सिग्नेचर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए -B1। अब B1 के करस्पॉन्डिंग है रो 1 एंड कॉलम 2। तो बचा कौन है आपके सामने, A2 C2 A3 एंड देन C3। आफ्टर दैट थर्ड एलिमेंट को पकड़ेंगे, थर्ड एलिमेंट क्या है, C1 है। C1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, रो 1 एंड कॉलम 3। तो अब देखिए बचा कौन है आपके सामने, A2 B2 A3 एंड देन B3। इसे आपको सॉल्व करते आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे इसको कैसे करेंगे आप, B2 C3 माइनस C2 B3। इस वाले को कैसे करेंगे सॉल्व, इस वाले को आपको सॉल्व करना होगा तो A2 C2 क्रॉस मल्टीप्लाई, A2 C2 माइनस A2 C3 माइनस A3 C2। इस वाले को सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे आप, A2 B3 क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस लगाते हैं बीच में, अभी आपको मैंने बताया था A3 B2। देखिए वेरी वेरी सिंपल है, आपको बहुत सिंपल तरीके से जो भी कंडीशन होगी उसकी वैल्यूज आ जाएगी। तो दिस वाज द आवर कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन में ही अब हम करेंगे क्वेश्चन। वी हैव गिवन लाइन 1 दिस, लाइन 2 इज दिस एंड लाइन 3 इज दिस। करना क्या है, आपको देखिए लाइन दी हुई है और पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि तीनों लाइनें क्या हो, कंकरेंट हो, एक ही पॉइंट से गुजर रही हो। तो देखिए आपके लिए मैंने कंडीशन क्या बताया था, कंडीशन बताया था कि x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट कांस्टेंट लिख दो। x का कोफिशिएंट लिखते हैं 2 2 1, y का कोफिशिएंट लिखते हैं लैम्डा 6 1। तो देखिए लैम्डा 6 1 और कांस्टेंट टर्म 5 3 एंड दैट इज 4 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल आनी चाहिए। अब हम इसको करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं लूंगा रो 1 के अबाउट एक्सपांड करूंगा, 2 को ही चूज कर रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, रो 1 को और कॉलम 1 को भूल जाएंगे। बचा क्या, ये बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा यहाँ से, 6 4 जा 24, ठीक, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे बीच में क्या लगाते हैं, माइनस। फिर जब सेकंड एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो माइनस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए लैम्डा। उसके बाद देखिए सेकंड एलिमेंट को जब आप टच कर रहे हैं, सेकंड एलिमेंट को जब आप छू रहे हैं तो आपसे करस्पॉन्डिंग क्या है, सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो। इन दोनों को भूल जाइए। बचा क्या, 2 4 3 1। देखिए 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8, 4 2 जा 8 माइनस ऑफ 3। आफ्टर दैट थर्ड एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए थर्ड एलिमेंट क्या है, 5। इसके करस्पॉन्डिंग है रो 1 एंड करस्पॉन्डिंग क्या है, कॉलम 3। कॉलम 3 है तो बचा क्या, 2 6 1 1।
तो देखिए इसको कर लीजिए, 2 1 जा 2 एंड 6 1 जा 6। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आएगी। सॉल्व करते हैं। ये क्या है 21 to 42 माइनस ऑफ दिस 5 एंड 5 का 8 माइनस 3 5 होगा ना, 5 का लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे 5 लैम्डा प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 6 है, 2 माइनस 6 क्या होता है -4, 5 4 जा 20 माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे -20 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे आप 5 लैम्डा को उधर ले जाइए, 42 माइनस 20 करेंगे तो ये क्या आता है 22 आएगा। 5 लैम्डा को उधर ले जाइए, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 22/5 आ गई। इसका मतलब ये है कि लैम्डा की वैल्यू जब 22/5 होगी तो तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से गुजर रही होंगी। दिस वाज द क्वेश्चन फॉर कंकरेंट लाइंस। अब हम मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक कंकरेंट पॉइंट्स पढ़ लिए, कंकरेंट लाइन पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स, व्हाट इज द कोलिनियर पॉइंट्स? क्या है कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये है कि एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, ठीक है, इस पे 3 पॉइंट हैं ए बी एंड सी। एक ही लाइन है, इसमें 3 पॉइंट है आपके सामने ए बी सी। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड इसके कोऑर्डिनेट है x3, y3। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन पहली कंडीशन अभी मैं बोलूंगा आपको तुरंत कैच कर जाएगा। क्या देखिए, व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। क्या मैंने सही बोला? 3 पॉइंट एक ही लाइन में है, कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी का जो एरिया होगा वो क्या होगा 0 होगा। 0 होगा, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके सामने है फर्स्ट कंडीशन ऑफ द कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने 1/2 भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/2 आता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ। यहाँ पे फिर आपको निकालते हैं डिटर्मिनेंट के तरीके से। 12th में आपको डिटर्मिनेंट की जब आपको वीडियो बनाएंगे 2-3 महीने बाद, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, मान के चलिए AC। ये आपके सामने होती है सेकंड कंडीशन फॉर द कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, एंड ठीक है, ये आपको समझ में आ गया स्लोप। अब आपके सामने डाउट आ रहा होगा स्लोप क्या है, आगे डिस्कस करेंगे स्लोप क्या है, लेकिन तब तक के लिए आप यह ध्यान रखिए कि कोलिनियर पॉइंट्स में क्या होती है, तीनों, जैसे आप AB का स्लोप, AB से भी एक लाइन कहलाएगी, AB से आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, आप AC से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, आप BC से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो जो तीनों लाइनें आएंगी उनका जो स्लोप होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि वो एक ही लाइन है वास्तव में। ठीक, अब आपको देखिए आखिरी कंडीशन बहुत सिंपल है। यदि आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि बी है बीच में आएगा, ठीक, C बाद में आएगा, A पहले आएगा, तो उस केस में आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू, सॉरी माफ कीजिएगा, AB प्लस BC बराबर क्या लिख सकते हैं AC। तो ये आपका कॉमन सेंस था, ये सभी लोगों ने देखते ही सोच लिया होगा इस क्वेश्चन को। जब मैंने ये लाइन बनाई होगी सबके दिमाग में ये चीज़ जरूर आ गई होगी भाई AB प्लस BC बराबर AC होगा। तो ये आपके सामने 3 महत्वपूर्ण कंडीशन क्या है कोलिनियर पॉइंट्स की। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, उसके बाद ये रेयरली इस्तेमाल होती है क्योंकि ये इजी है और ये चीज़ इतनी आसानी से नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो 2 कंडीशन आपको याद रखना है कि डिटर्मिनेंट 0 होगा, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, जो हमने कोऑर्डिनेट से निकालना सीखा है। उसके बाद स्लोप इक्वल होती है। दिस वाज द अवर कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए, अभी तक हमने कोलिनियर पॉइंट तक पढ़ लिया, स्लोप के बारे में आपसे थोड़ी बात की। अभी आप अगले वीडियो में देखेंगे स्लोप क्या है, थोड़ा इंतजार कीजिए, तब तक आप अपनी किताब में पढ़कर देख सकते हैं कि स्लोप क्या है। थोड़ा बहुत बेसिकली आगे मैं आपको समझाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है उन सबसे रिलेटेड। दैट वाज ऑल अबाउट इट।